हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, जैसे कि आप देखेंगे चावल। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ला पाते, तो यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम कहते हैं पोषक तत्व, यानी कि संघटक। हमने पहले भी चर्चा की थी जिन पदार्थों से कोई वस्तु बनती है, जैसे कि अगर संघटक का उदाहरण, जैसे हमने चावल पानी का एग्जाम्पल देखा था कि चावल और पानी से जो पका हुआ चावल बनता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी जरूरत होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर आप कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ जांच करके देखेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड आदि। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मन तथा शर्करा के रूप में होता है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन, जो कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि मंड के लिए एक परीक्षण यहाँ पे दिया गया है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री की एक अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या फिर काला हो गया है। अगर ये नीला या काला रंग होता है तो ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच करें कि किसमें मंड है और किसमें नहीं। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना दीजिए या फिर चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ में थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं।
अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर इसमें कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का जो खाद्य पदार्थ है वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। इसके अलावा एक वसा के लिए परीक्षण है। खाद्य पदार्थ के अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इसमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, क्योंकि आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिखाए गए हैं जैसे कि बाजरा हो गया, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता और तरबूज, आम और मक्का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वसा के स्रोत जो कि पादप स्रोत और जंतु स्रोत के माध्यम से दिखाए गए। जैसे पादप स्रोत में आते हैं सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल या फिर गिरी का तेल या फिर सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल आदि। मतलब जितने भी घी और तेल हो गए ये सारे, मतलब जो तेल हो गए प्राकृतिक तेल या फिर वानस्पतिक तेल, उनको कहेंगे हम पादप स्रोत से प्राप्त वसा। और जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन, दूध, घी, मांस, ये हो जाते हैं जंतुओं से प्राप्त वसा। यहाँ पे कुछ प्रोटीन के स्रोत भी हैं जो कि हमें पादप से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। तो पहले बात करेंगे हम पादप से मिलने वाले प्रोटीन। जैसे मटर हो गया, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन यानी कि दालें। और इसके अलावा अगर जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें आता है मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होती है। आपको पता होगा आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जैसे आप कभी जिम वगैरह जाते होंगे तो आप देखेंगे जो आपकी मसल्स वगैरह बढ़ती है तो उसके लिए प्रोटीन यूज किया जाता है क्योंकि वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जैसे A, B, C, D, E और K के नाम से इनको जाना जाता है। विटामिनों का एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं जैसे विटामिन ए के कुछ स्रोतों में पपीता, गाजर और आम, दूध, मछली का तेल आदि प्रमुख है। इसके अलावा जैसे विटामिन बी के कुछ प्रमुख स्रोतों में यकृत, गेहूँ और चावल आदि शामिल है। इसके अलावा विटामिन सी के स्रोतों में संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला आदि शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन डी के स्रोतों में देखा जाए तो अंडे, मछली, मक्खन, दूध और मांस आदि शामिल है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ करता है और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और चित्र 2.9 में दिखाए गए। इसके अलावा आपको अगर पता होगा जो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ आयोडीन के स्रोत भी बताए गए हैं, जैसे पालक हो गया, मछली हो गया, अदरक हो गया, झींगा मछली हो गई आदि। इसके अलावा प्याज भी आयोडीन का अच्छा स्रोत है, पालक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा फास्फोरस के कुछ स्रोतों में देखा जाए तो दूध, केले और कुछ प्रकार के अनाज, मिर्च आदि फास्फोरस के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा लोह के कुछ स्रोत की बात की जाए तो सेब, अमरूद यानी कि जो फल हो गए और पालक हो गई, ये लोहे के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम के स्रोतों में देखा जाए तो अंडे और दूध कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, जैसे कि फास्फोरस, लौह, आयरन आदि, कैल्शियम आदि। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है, जिस पर हमने अभी बात की। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपको भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखना होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है, जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। या फिर दालों को भी हम देख सकते हैं, दालों में प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कि दाल प्रोटीन समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जल लगभग 70% हमारी बॉडी को चाहिए होता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत है, जैसे साबुत खाद्यान्न हो गए या फिर दाल हो गई, आलू हो गए, ताजे फल और सब्जियां रुक्षांश के उदाहरण हैं। जैसे गाजर हो गई, मूली हो गया, सैलेड भी बोलते हो आप जिनको, वो सारे रुक्षांश वाले हो गए। जैसे भिंडी, ये सारे भी रुक्षांश हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। या फिर कुछ रसीले फल हो गए, या फिर जो हम खाना खाते हैं उसमें भी थोड़ा अमाउंट में पानी हमको मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। यहाँ पर टमाटर और नींबू का एग्जाम्पल दिया है, तो हाँ, इससे भी हमें मिल सकता है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को कहते हैं संतुलित आहार, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल और रुक्षांश पदार्थ सभी कुछ शामिल हो, उनको कहते हैं संतुलित आहार। साथ ही साथ खनिज लवण भी होने चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाएं। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो आप भोजन करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हैं, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज और दालों से बना होता है, और केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए ताकि इसके सभी पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। यदि भोजन पकाने में ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है, क्योंकि वो भी सारा उसके साथ गिर गया। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक था? निसंदेह नहीं। इसका इतना ज़्यादा अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं कुछ अभावजन्य रोग, यानी कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी खनिज लवण या फिर पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उनसे होने वाली जो भी कमी या फिर रोग बोले उनको कहते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी रह जाती है। यदि ये लंबे समय तक रहता है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या फिर विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें कहते हैं अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उनसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, क्वासरकोर, मेरिस्मस, से आपने सुना होगा, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, उससे चला भी न जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों तथा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। और इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब हम यहाँ पर सारणी देखते हैं और विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या फिर विकार भी देखेंगे। विटामिन ए यानी कि क्षीणता या दृष्टिहीनता इसकी कमी से होती है और इसके लक्षण हैं जैसे कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में, कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना रात में। विटामिन बी1 यानी कि बेरी बेरी, और बेरी बेरी की जो निशान है, मतलब जो लक्षण होता है ना, दुर्बल पेशियां होती है और काम करने की ऊर्जा में भी कमी देखने को मिलती है। विटामिन सी यानी कि इसमें जो होता है स्कर्वी, इसकी कमी से जो होता है वो स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन डी, इसकी कमी से होता है रिकेट्स यानी कि अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियां और दंत क्षय। इसमें क्या होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती है और दांत टूटने लग जाते हैं या फिर खराब होने लगता है। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा या फिर गॉइटर, गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। इसमें बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आती है। इसके अलावा जैसे आयरन की बात की जाए तो इसकी कमी से अरक्तता होती है और कमजोरी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, लाइक जैसे संतुलित आहार, तो हमने अभी बात की जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो, सभी प्रकार के खनिज लवण शामिल हो और साथ ही साथ रुक्षांश या फिर जल भी शामिल हो, उसको कहते हैं संतुलित आहार। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। कार्बोहाइड्रेट होता है ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा होता है जो हमारे काम करने की क्षमता होती है। वसा होता है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। खनिज, हमारे शरीर में काम करने के लिए कई प्रकार के खनिज होते हैं, लाइक जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया आदि। इसके अलावा पोषक, तो हमने अभी बात की थी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, ये सब हमारे पोषक तत्व हो गए। प्रोटीन जिनसे हमारी वृद्धि होती है। रुक्षांश जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मंड एक प्रकार की शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट भी हम कहते हैं। विटामिन जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे FSSAI की।
इसके मानक के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का ये एक लोगो यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पर एक प्लस बना है, फिर उसके बाद एफ लिखा हुआ है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय होता है मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। और इसके लिए एक पहल भी हुई है कि जो मतलब गेहूं है, आजकल गोल्डन व्हीट भी का भी जो मतलब चल रहा है, तो उसमें जो गेहूं है उसमें विटामिन ए को भी मतलब समाविष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आखिर इस चैप्टर से समझे क्या? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले, इसीलिए इनको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है, और विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, और हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से कोई विशिष्ट रोग या फिर विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी अभी हमने बात की थी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी आदि। अब हम आप अगर अब चैप्टर समझ गए होंगे तो आपके लिए अब कुछ होमवर्क भी है, लाइक जैसे भोजन में कुछ प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उनके नाम बताइए। दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम बताइए जिनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।